नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल में होटल से युवती का शव मिलने के मामले में बड़ी खबर है, जहां युवती की हत्या के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। कोलार थाना क्षेत्र का रहने वाला आरोपी बताया गया है। राजस्थान से भोपाल रहने आई थी युवती। होटल के कमरे में हुआ था दोनों के बीच विवाद और विवाद में युवती को गंभीर चोट आई थी। शाहपुरा थाना क्षेत्र के होटल में मिला था युवती का शव और चौंकाने वाला पूरा मामला। अब जब जांच की गई तो ये मालूम हुआ कि जो इसके साथ युवक था, उन दोनों के बीच में विवाद हुआ। कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और अब ये हत्या की शक्ल ले लिया, जहां पर युवती बुरी तरीके से जख्मी हुई थी और युवक इसे छोड़कर यहां से भाग गया था। तो भोपाल में होटल से युवती का शव मिलने के मामले में बड़ी खबर है। युवती की हत्या के आरोप में युवक गिरफ्तार हुआ है। कोलार थाना क्षेत्र का रहने वाला आरोपी बताया गया है। राजस्थान से भोपाल रहने आई थी युवती। होटल के कमरे में हुआ था दोनों के बीच विवाद। संवाददाता बासु चौधरी जुड़ गए। ये बासु, क्या ऐसा विवाद था जिसके चलते युवती की हत्या हुई, या फिर ये कैसे हत्या की गई? देखिए, इस बात का अभी खुलासा तथ्यात्मक रूप से होना बाकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस की जो जांच हुई है उसमें ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं कि युवती राजस्थान की रहने वाली है, भोपाल आई थी और होटल में रुकी हुई थी और होटल के कमरे में ही इसका युवक के साथ, आरोपी युवक के साथ विवाद हुआ इस बात को लेकर, और मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस मारपीट में युवती को गंभीर चोटें आई और युवती की मौत हो गई। हालांकि देर रात तक ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, ये जानकारी मिली है और अब सिलसिलेवार रूप से पूछताछ की जा रही है। कोर्ट के सामने भी आरोपी को पुलिस के द्वारा पेश करने का काम किया जाएगा और उसके बाद इस पूरे मामले में जब पुलिस चार्जशीट पेश करेगी तो सारी बातें विस्तृत रूप से सामने आ जाएंगी। इस सबके बीच युवती की जो पीएम रिपोर्ट है उसका भी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। विस्तृत पीएम रिपोर्ट में भी कई तरीके के जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके के मामलों को लेकर पुलिस को और भी ज्यादा सतर्क और अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर भोपाल में ये बातें सामने आई है कि होटलों में अंदर कमरों में इस तरीके के विवाद होते हैं और पिछले कुछ मामलों में लोगों की मौत भी इस तरीके के विवादों में हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि कई छोटे विवाद हो जाते हैं मौत की वजह, और ऐसे कुछ मामला यहाँ पर भी सामने आया है, जहां पर राजस्थान से भोपाल रहने आई युवती का एक युवक से विवाद हुआ एक होटल के कमरे पर और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। और अब आपको बड़ी खबर, जहां आज एमपी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी नर्मदापुरम में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। पिपरिया में पीएम मोदी की जनसभा होगी। एक सप्ताह में पीएम मोदी का तीसरा एमपी दौरा है। 7 अप्रैल को जबलपुर आए थे प्रधानमंत्री मोदी। 9 अप्रैल को बालाघाट के दौरे पर थे पीएम मोदी और इस दौरान ये दौरा काफी महत्वपूर्ण, जहां नर्मदापुरम में प्रधानमंत्री चुनावी हुंकार भरेंगे। पिपरिया में पीएम मोदी की जनसभा होगी। एक सप्ताह में पीएम का ये तीसरा दौरा है मध्य प्रदेश का। 7 अप्रैल को जबलपुर आए थे पीएम और 9 अप्रैल को बालाघाट के दौरे पर प्रधानमंत्री थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। और एक बार फिर से आज नर्मदापुरम में भरेंगे चुनावी हुंकार। पिपरिया में पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है। तमाम तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। नर्मदापुरम में नमो नमो की गूंज आज होने वाली है, जहां होशंगाबाद में दर्शन सिंह चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने संजय शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा का रण और आज दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे पीएम। संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गया है। शैलेंद्र, किस तरीके की तैयारी, आज प्रधानमंत्री का दौरा है, जनसभा को संबोधित करेंगे, दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में वोट की अपील होगी। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपसे कुछ देर बाद लगभग 12:45 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा में पहुंचने वाले। आप देख सकते हैं पूरा सभा स्थल जो है वो खचाखच भरा हुआ है। पूरे जितने भी ब्लॉक बनाए गए थे सभी भरे हुए हैं और पंडाल के बाहर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं अभी भी अपने अंदर आने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण है कि नर्मदापुरम के लिए वो सभा करने आ रहे हैं। नर्मदापुरम बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है और न केवल नर्मदापुरम बल्कि छिंदवाड़ा से भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंच की तस्वीरें में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो प्रत्याशी है दर्शन सिंह चौधरी वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और बीडी शर्मा सहित मध्य प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद है। तो एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा
दौरा है। और अगर बात करें तो पहले जबलपुर बालाघाट और अब जो है वो नर्मदापुरम पहुंचे और इस सभा के माध्यम से 2 रैलियों को वो यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। एक छिंदवाड़ा के लिए बंटी साहू यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इसके अलावा दर्शन सिंह चौधरी की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे। हालांकि यह 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, बारिश के चलते आज जो सभा स्थल है उसके आसपास काफी जो कीचड़ हो गया था, कि उसके बावजूद भी देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी संबोधित कर रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे और कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो वो इस सभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं तो तीसरे चरण में यहाँ पर चुनाव होना है और चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार जो है वो मेहनत करने में जुटी हुई है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पिछले 2 दिन से जारी थी, लेकिन बारिश ने जरूर खलल डाला। लेकिन अगर वर्तमान की बात करूं तो धूप खिली हुई है, बारिश से कोई दिक्कत होने वाली फिलहाल इस सभा के लिए नहीं है। और बड़ी संख्या में जो है वो कार्यकर्ता हो या आम मतदाता हो वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो बड़े नेता यहाँ पहुंचे वो जो है उनको संबोधन दे रहे हैं। जी बिल्कुल संबोधन दे रहे हैं। और जो बड़े कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, और कुछ देर पहले हमने तस्वीरों में भी देखा था बड़ी संख्या में यहाँ पर एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। शैलेंद्र, वहां पर जो पहुंचे लोग हैं वो भी काफी गदगद नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का एक ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री को वो देखेंगे और एक गजब का उत्साह और जोश भी नजर आ रहा है पब्लिक में। हमारी सरकारों ने तय किया है हम गरीब का जीवन बदलेंगे, हर गरीब की आंखों में खुशी लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। जी शैलेंद्र, वहां पर हम देख पा रहे हैं कि आम लोगों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कई लोगों का ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री को वे साक्षात देखेंगे। सरकार थी बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं तो परिया की पहली बार प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि लोगों में गजब का उत्साह है। कुछ तस्वीरें मैं आपको सभास्थल के बाहर की दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेडिंग की गई थी और अंदर जो है वो ब्लॉक बनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो जहां तक आपकी नजर जाएगी उस पूरी गली में आपको लोग अभी आते हुए नजर आएंगे। पहले सभा का कार्यक्रम जो है वो 11:45 पे था, लेकिन चूंकि मैनिफेस्टो के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को रहना था और यही कारण है कि 1 घंटे देर से वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग न केवल पंडाल के अंदर बल्कि पंडाल के बाहर इस कड़ी धूप में भी मौजूद है। जी बताता है कि अपने नेता के लिए कितना उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में है। बिल्कुल, और ये उत्साह है जो बीजेपी को लगातार जीत दिलाता है। बहुत शुक्रिया आपका, लगातार आप नजर बना के रखें शैलेंद्र। आगे भी आपसे जुड़ेंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जनसभा को संबोधित करने के लिए। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, बयानों से विवादित रहने वाली पूर्व सांसद कौन है? और अगर आप इनका नाम जानते हैं, ये तस्वीर देखकर पहचान गए हैं, तो बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं और एक से बढ़कर एक इनाम जीत सकते हैं। QR कोड स्कैन करके आप आंसर करिए या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करके भी आप उत्तर दे सकते हैं। बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को महत्व नहीं दे रही है, ये दावा किया है रायसेन पहुंचे कांग्रेस के सीनियर लीडर विवेक तनखा ने। न्यूज 18 से खास बातचीत में विवेक तनखा ने कहा कि बीजेपी विदिशा से अपने प्रत्याशी और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोई महत्व नहीं दे रही है। कैलाश विजयवर्गीय के नकुलनाथ पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए तनखा ने कहा कि नोट कौन बांटता है, किस तरह प्रलोभन देकर पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, ये सच्चाई सब जानते हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में अघोषित इमरजेंसी है और इसे जनता खत्म करेगी। आज रायसेन पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं विदिशा रायसेन लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं प्रताप भानु शर्मा, उनके नामांकन कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे हैं। आज रायसेन पहुंचे, क्या नाम है साहब आपका?
हम रायसेन इसलिए आए हैं कि प्रताप भानु जी के लिए मेरे को असीम इज्जत और रिस्पेक्ट है। हमारे बड़े पुराने साथी हैं और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है इनको इस सीट से जीतने का। 4 साल से 4 टर्म से शिवराज जी। इजराइल और ईरान के बीच भयंकर तनाव के हालात हैं और इस बीच में खबर है कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है, जिससे जॉर्डन के ऊपर अमेरिका की सेना ने नेस्तनाबूद करने का दावा किया। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चल रहा है और इस बीच में यह हमला किया गया जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया। ईरान की समाचार एजेंसी ISNA ने बताया है कि ईरान के पास ऐसी 9 प्रकार की मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंचकर हमला करने की ताकत रखती हैं। इनमें से कुछ की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2000 किलोमीटर की रेंज में जाकर हमले कर सकती हैं। ईरान ने आज अपनी 9 मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है, लेकिन इनमें भी 5 मिसाइलें ऐसी हैं जिससे अमेरिका और इजराइल के जनरल खौफ खाते हैं। ईरान की पहली घातक मिसाइल सेज्जिल मिसाइल। सेज्जिल मिसाइल ईरान के द्वारा 2 चरणों में विकसित की गई है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान ने सेज्जिल मिसाइल 1990 के दशक के अंत में बनानी शुरू की थी। इसका डिजाइन ईरान के ज़ेलज़ल SRBM से लिया गया था। सेज्जिल मिसाइल की लंबाई 18 मीटर, व्यास 1.25 मीटर और कुल वजन 23,600 किलोग्राम है। ये 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमले कर सकती है। यह हमला 700 किलोग्राम के पेलोड बारूद के साथ हो सकता है। ईरान की दूसरी घातक मिसाइल खैबर मिसाइल। ईरान की खैबर मिसाइल को खुर्रम शहर 4 के नाम से भी जाना जाता है। खैबर मिसाइल ईरान की मिसाइल फैमिली की 4थी पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल ईरान के रक्षा मंत्रालय ने बनाई है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और यह मिसाइल 1500 किलोग्राम बारूद और हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल का नाम ईरानी शहर खुर्रम शहर के नाम पर रखा गया था, जो 1980 के दशक में इराक ईरान युद्ध के दौरान खतरनाक जंग का एक मैदान बन गया था। खुर्रम शहर मिसाइल को खैबर मिसाइल भी कहा जाता है। इसका नाम अरब में खैबर की लड़ाई के दौरान जीते गए एक किले के नाम पर रखा गया है। यह मिसाइल ईरान में सैयाद 3 मिसाइलों के साथ एक खास समारोह में दिखाई जा चुकी है। ईरान की तीसरी घातक मिसाइल इमाद मिसाइल। इमाद मिसाइल ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1700 किलोमीटर है। यह मिसाइल 750 किलोग्राम वजन के बारूद ले जा सकती है। इमाद ईरान की पहली गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य के 500 मीटर के दायरे में सटीक हमला कर सकती है। इजराइल इस मिसाइल को अपने लिए विशेष खतरा मानता है। ईरान की चौथी घातक मिसाइल शहाब 3 मिसाइल। शहाब मिसाइल भी ईरान ने विकसित की है। यह ईरान का स्वदेशी प्रोजेक्ट है,
लेकिन इसका डिजाइन उत्तर कोरिया की नोडोंग-1 पर आधारित मध्यम दूरी की मिसाइल पर मिलता जुलता है। इसमें तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। यह मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 1200 किलोग्राम विस्फोटक के साथ भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। हल्के पेलोड के साथ ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल चीन में बनी हुए दिशा निर्देशक के द्वारा संचालित होती है। शहाब 3 मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की एलीट फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ही करती है। ईरान की 5वीं घातक मिसाइल फत्ता-2 मिसाइल। फत्ता-2 ईरान में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया एडिशन है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट पर अब भी काम हो रहा है और भविष्य में इसके और संस्करण बनाए जाने की उम्मीद है। फत्ता-2 मिसाइल की मारक क्षमता 1500 से 1800 किलोमीटर है और इसे बिना पहचाने लक्ष्य को भेदने और निशाना साधने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा फत्ता ठोस ईंधन बूस्टर है, जो मिसाइल को अंतरिक्ष से एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाता है, और दूसरा हिस्सा ग्लाइडिंग वॉरहेड है, जो बूस्टर से अलग होता है और इसमें एक तरल ईंधन वाला रॉकेट इंजन है। फत्ता-2 मिसाइल को ईरान के लिए रणनीतिक हथियार के रूप में डिजाइन किया गया है, जो उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करने और पहचान से बचने की क्षमता रखती है। फत्ता-2 हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान की सबसे घातक मिसाइल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आयरन डोम के कवच को भी तोड़ने की क्षमता रखती है। दरअसल अभी तक इस मिसाइल को लेकर ईरान ने बड़े-बड़े दावे किए हैं और इनमें से एक दावा यह भी है कि यह मिसाइल आयरन डोम को तोड़ देगी। जब ईरान ने यह मिसाइल बनाई थी तब ईरान में इतना जोश आ गया था कि उसने तेहरान की सड़क पर एक बोर्ड लगा दिया था। इस बोर्ड में लिखा था कि इजराइल के शहर तेल अवीव को खत्म करने के लिए अब सिर्फ 400 सेकंड चाहिए। आखिर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या है कि वो सिर्फ 400 सेकंड में इजराइल को तबाह कर देगी। 6 जून 2023 को ईरान ने फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश की थी और 3 जुलाई 2023 को ईरान ने घोषणा कर दी कि वो इस मिसाइल को युद्धपोत पर तैनात करने जा रहा है। यानी सिर्फ 1 महीने से कम समय में ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 15 की गति से टारगेट को नष्ट करती है। मैक 15 का मतलब ये है कि सिर्फ 1 सेकंड के अंदर करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इस हिसाब से ईरान इराक बॉर्डर से 1287 किलोमीटर दूर इजराइल तक पहुंचने में इस मिसाइल को सिर्फ 257 सेकंड लगेंगे। यानी ये मिसाइल सिर्फ 4.5 मिनट के अंदर इजराइल को हिट कर देगी। ईरान के अंदर इस हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के बाद बहुत जबरदस्त जोश है। ईरान के सरकारी टीवी में यह दावा किया गया है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के एयर डिफेंस और इजराइल के आयरन डोम के डिफेंस को भी भेदने में सक्षम है। ईरान के इन बड़े बड़े दावों पर इजराइल की भी त्योरियां चढ़ गई हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि मैंने सुना है कि हमारे दुश्मन उन हथियारों के बारे में शेखी भगा रहे हैं जो वो विकसित कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे किसी भी विकसित हथियार के लिए और भी बेहतर जवाबी हथियार तैयार हैं, चाहे जमीन पर, हवा में या समुद्री क्षेत्र में। ईरान जहां भी हमला करेगा बेहतरीन जवाब मिलेगा। इजराइल की सरकारी डिफेंस कंपनी राफेल ने बताया है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर करने वाला सिस्टम है। कंपनी के ट्विटर हैंडल पर एक डिफेंस सिस्टम वाला वीडियो भी रिलीज किया गया है। इजराइल दुनिया के उन देशों में से है जिनकी डिफेंस क्षमता का हर कोई लोहा मानता है। इजराइल के पास दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल का दावा है कि उसने दुनिया में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इंटरसेप्टर तैयार कर लिया है। स्काईसोनिक नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम आवाज से 10 गुना तेज यानी मैक 10 तक की रफ्तार से गुजरती मिसाइलों को ट्रेस कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी अपनी राह बदल लेती है। स्काईसोनिक फिर भी उन्हें ट्रैक कर लेगा।
यही नहीं, स्काईसोनिक, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोनों तरह की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। इजराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसको पता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे करनी है। अगर युद्ध हुआ तो दुश्मनों पर करारा प्रहार करेंगे। अगर युद्ध हुआ तो ये पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या खास होता है जो हर देश इसको बनाना चाहता है? हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो 5 मैक की गति या इससे भी ज्यादा की स्पीड से उड़ान भरती है। 1 मैक स्पीड का मतलब है ध्वनि की स्पीड के बराबर की गति। ध्वनि यानी आवाज। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है रीवा से, जहां मासूम को बाहर निकाल लिया गया है। न्यूज़ 18 लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है और हमारे जो संवाददाता हरीश मौके पर मौजूद हैं, जो पल पल के अपडेट भी दे रहे हैं। और ये एक बड़ी खबर, जहां रीवा से मासूम को बाहर निकाल लिया गया है। काफी समय से ये बोरिंग के गड्ढे में फंसा हुआ था और बहुत मशक्कत करनी पड़ी रेस्क्यू टीम को, और अब मासूम को बाहर निकाल लिया गया है। डॉक्टरों की टीम मौके पर मौजूद है, पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, पुलिस टीम मौके पर है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद अब इस मासूम को बाहर निकाल लिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि काफी मशक्कत तो करनी ही पड़ी, लेकिन एक बड़ी सुरंग के साथ साथ एक छोटी सुरंग भी बनाना पड़ा, क्योंकि उसके लोकेशन टेस्ट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और अब बोरवेल में फंसे मयंक को बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीम कभी भी मयंक तक पहुंच सकती है। डॉक्टर्स की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। जैसे ही मयंक को बाहर निकाला जाएगा तुरंत अस्पताल भेजा जाएगा, अस्पताल में ताकि उसे समय पर इलाज मिल सके। और रीवा का ये पूरा मामला, जहां पर बोरवेल के गिरे गड्ढे में मासूम मयंक की लोकेशन कंफर्म हो चुकी है और अब उसे जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। तो रीवा से खबर है, जहां मासूम को बाहर निकाला गया। मयंक तक अब रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और बहुत मेहनत मशक्कत के बाद मयंक तक टीम पहुंच पाई, क्योंकि एक बड़ी सुरंग बनाई गई थी। और तब भी जब मयंक तक पहुंच पाना मुश्किल लगा तो एक बार फिर दूसरी सुरंग बनाई गई। और ये देखिए, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण भी मौके पर मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मयंक को बचाने के लिए सभी लोग आगे बढ़े और अब मयंक को बाहर निकाला गया। तो रीवा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मासूम को बचाने की जद्दोजहद, और इस दौरान एनडीआरएफ की टीम मौके पर, एसडीआरएफ की टीम मौके पर, पूरा प्रशासनिक अमला, यहां तक कि विधायक भी नजर बनाए हुए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और पल पल की अपडेट आप ये देखिए कि चुनावी दौरे लगातार हो रहे हैं, उसके बावजूद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हर तरीके से मदद की बात कही गई। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है, डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची है, ताकि जैसे ही मयंक को बाहर निकाला जाए उसे तुरंत प्राथमिक उपचार मिल सके, उसे इलाज मिल सके। अब जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये हाल ही की तस्वीरें हैं। वहां पर किस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, किस तरीके का माहौल है वो भी देखिए। ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और सबकी यही प्रार्थना कि मयंक जब निकले तो सही सलामत निकले। हालांकि काफी वक्त उसे हो चुका है, गड्ढे में दलदल था, पानी भरा हुआ था, बहुत मेहनत करनी पड़ी रेस्क्यू टीम को। पहले एक बड़ी सुरंग बनाई गई, टनल बनाई गई, और उसके बाद जब मयंक की लोकेशन सही नहीं मिल पाई तो दोबारा फिर एक दूसरी सुरंग बनाने का काम हुआ। संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गए। हरीश, अभी क्या स्थिति है? मासूम को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, क्या अपडेट? बिल्कुल रीनू, मैं आपको बता दूं कि मयंक को बाहर निकाल लिया गया है। बोरवेल में जो फंसा हुआ था मयंक, पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया गया है और एम्बुलेंस तब जो है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। हालांकि जैसे ही मयंक को बाहर निकाला गया है उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है और पूरी तरीके से चूंकि गाँव वाले से मयंक की क्या स्थिति हरीश, ये बताएं। देखिए, अभी उसकी स्थिति के बारे में कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी रीनू, चूंकि उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां प्राथमिकी जो है तो चिकित्सा उपचार के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार वो कैसे है और कौन सी स्थिति में है। हालांकि
जो उनके परिवारजन के लोग हैं वो काफी हताहत हैं और अभी क्षेत्रीय विधायक से भी बात हो रही थी, वो भी इस पूरी घटना पर बहुत दुख जता रहे हैं और बहुत बड़ी घटना मान रहे हैं। साथ ही जो मयंक को बाहर निकालने की बात है तो उस टीम जो थी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम लगी थी उसको अब सफलता जाके मिल सकी है और पूरी तरीके से उसको बाहर निकाल लिया गया है। बाहर निकालने के बाद तत्काल बगैर समय गंवाए ही एम्बुलेंस बाहर जो है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। हालांकि जब से यहाँ आया हूँ रेणु देख रहा हूँ लगातार जो है तो लोग भगवान से भी प्रार्थना कर रहे थे। नवरात्रि का समय चल रहा है तो सब लोग प्रार्थना भी कर रहे थे कि मैं इनको बाहर निकाला जा सके। तो यही सबकी दुआओं का असर है कि 45 घंटे बाद मैं इनको बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि अब बाहर निकालने के बाद स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, वहाँ उसकी स्थिति क्या है वो रेणु। जी बिल्कुल, और फिलहाल अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है मयंक की, लेकिन सभी लोग दुआएं यही कर रहे हैं, प्रार्थना यही कर रहे हैं ईश्वर से कि वो स्वस्थ रहे और ठीक हो जाए जल्दी से। हालांकि परिजन यहाँ पर काफी परेशान थे, बेसुध उसकी मां नजर आ रही थी, उनकी क्या हालात? देखिए रेणु, मयंक को बाहर निकाला है और बाहर निकालने के बाद जैसी टीम जब एम्बुलेंस वाहन तक उनको लेके पहुंची है तो उसके बाद से ही जो है तो उनकी माता पिता और जो तमाम उनके परिवारजन के लोग थे ये तो वो इसके बाद से उनका सबका हालांकि हाल बेहाल हो गया, सबके सब रो रहे हैं जी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रशासन भी बगैर समय गंवाए क्योंकि यहाँ स्थिति खराब न हो, जिस लिहाज से तत्काल एम्बुलेंस रख लिया ले जाया गया है। वहाँ जो चिकित्सकीय टीम है वो चेकअप करने के बाद ही तमाम सारी चीजें आखिर मयंक को लाया गया है। उस वाहन में उसकी दादी, उसकी माता, उसके पिता साथ में है। ऐसे में समझा जा सकता है कि तब हॉस्पिटल पहुंचेंगे तब वहाँ की स्थिति और क्या बनती है। रीनू जी बिल्कुल, मौके पर एम्बुलेंस हमको नजर आई, पहुंची है, तुरंत डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची है और अब उसे उपचार के लिए ले जाया गया है। लेकिन जब मयंक को बाहर निकाला गया उस दौरान कैसी तस्वीर निकलकर सामने आई हरीश, क्योंकि आप वहां पर मौके पर मौजूद थे, क्योंकि ये कड़ी मेहनत थी, 45 घंटे के बाद ये सफल ऑपरेशन हो पाया था। बिल्कुल 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 रेणु, क्योंकि बड़ी जद्दोजहद थी और जो तमाम जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि यहाँ जो बोरवेल में जो मयंक फंसा हुआ था वहां तक टीम नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि बोर नीचे से टेढ़ा था। यही कारण था कि टीम को 45 घंटे का वक्त लगा है। हालांकि बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद जो है तो वहाँ पानी बार बार आ रहा था, इसके बावजूद भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो थी तो उसको पानी जो है तो पानी को बाहर निकाला है। पानी को बाहर निकालने के बाद तुरंत के रास्ते पुलिस तक होती है तब जाकर मैं इनको बाहर निकाला जा सका है। एक तस्वीर भी यहाँ से निकल कर सामने आई है जो तमाम दर्शक भी देख पाते होंगे। तो कहा जा सकता है कि जब मैं को गया है तो क्या स्थिति रही होगी, बोरवेल में जो लोग घुसे रहे होंगे उनकी होगी। हालांकि पूरी तरीके से अभी तो स्पष्ट यह नहीं कहा जा सकता है कि आगे मयंक का स्वास्थ्य कैसा होगा और स्थिति और आगे की क्या निर्मित है, लेकिन इसका जरूर है रेणु कि अभी फिलहाल तफरी का माहौल है और लोग भी पूरी तरीके से साइड जो अब तक मयंक के ऊँचे लगे थे वो भी अब अपने आप को सुकून महसूस कर के बाद तो ये समझा जा सकता है कि बेहद बड़ा दर्दनाक वो था और इसमें तमाम जो लोग थे सभी लोगों की एक दुआ है, दुआ के कारण ही आज 45 घंटे बाद यहाँ इस बोरवेल से निकाला जा सका है। जी बिल्कुल, और जिस वक्त ये रेस्क्यू किया जा रहा था लगातार मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे, चुनावी दौर है उसके बावजूद इस पूरे मामले में संज्ञान लिए हुए थे। यहाँ पर विधायक भी मौके पर थे, पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैद था यहाँ पर कि कब बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। जिस वक्त मयंक को बाहर निकाला गया उस वक्त सभी एक राहत की सांस लेते हुए नजर आए होंगे। जाहिर सी बात है कि आखिरकार बच्चे को निकाल लिया गया है, क्योंकि मशक्कत बहुत करनी पड़ी हरीश, और ये एक ऐसा वक्त था जब कभी भी कैसी भी खबर आ सकती थी या फिर असमंजस की स्थिति भी बनी हुई थी कि मयंक को निकाला जा पाएगा या फिर और कितना वक्त लगेगा। बिल्कुल 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 रेणु, जिस तरीके से मयंक जब वहाँ फंसा था उसके फंसने के बाद भी जो तमाम जो चीजें थी तो वो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब वो तमाम चीजें
तो फिर हम हरीश से बात करने की कोशिश करेंगे। और आप ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पहली तस्वीर में जब मयंक को बाहर निकाला जा रहा था, पूरी रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद रही और मयंक को सकुशल बाहर निकालने के जो दावे किए जा रहे थे, आखिरकार रेस्क्यू टीम ने की जो मेहनत थी वो रंग लाई है और मयंक को बाहर निकाला गया। तुरंत उसे एम्बुलेंस में रखकर हॉस्पिटल ले जाया गया है। उनके मयंक के जो परिजन थे वो भी मौके पर मौजूद थे, वो भी साथ में हॉस्पिटल पहुंचे हैं। डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची थी। तुरंत जैसे ही बाहर लाया गया, तुरंत ऑक्सीजन देना शुरू किया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया है और वहां पर इलाज के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मयंक की हालत कैसी बनी हुई है। हालांकि मयंक के स्वास्थ्य से जुड़ी अभी कोई जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही ये जानकारी निकल कर आएगी तुरंत न्यूज़ 18 इस खबर को आपको साझा करेगा। अब आज मासूम को बाहर निकाल लिया गया है और जो धड़कनें तेज थे सभी की थोड़ी सी शांत हुई हैं, क्योंकि एक ऐसा दौर था जहां समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि सुरंग काफी टेढ़ी थी जैसा कि हरीश बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर पानी जल स्तर जो था वो काफी ऊपर था। पानी निकाला गया, न जाने कितना लीटर पानी बहाया गया और उसके बाद जो दलदल था उसकी वजह से भी काफी दिक्कतों का सामना एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को करना पड़ा। बाद में एक छोटी टनल बनाई गई है जिसके माध्यम से मासूम बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की गई है और अब मयंक को लेकर डॉक्टरों की टीम पहुंच रही है अस्पताल, जहां पर इलाज के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि मयंक की हालत अभी कैसी बनी हुई है। तो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं रीवा से, जहां मासूम मयंक को बाहर निकाल लिया गया है और एक राहत की सांस एनडीआरएफ एसडीआरएफ प्रशासनिक अमले ने ली है। एम्बुलेंस से मयंक को अस्पताल ले जाया गया। 40 घंटे से ज्यादा, तकरीबन 45 घंटे तक मासूम बोरवेल के एक छोटे से गड्ढे में फंसा रहा और अब आखिरकार रंग लाई। पूरी मेहनत, कड़ी मशक्कत के बीच में अब मयंक को बाहर निकाल लिया गया है और घंटों चले इस ऑपरेशन के दौरान आप देखेंगे कि लोगों ने निराशा हाथ नहीं लगी और बल्कि बहुत ही उम्मीदों के साथ ढांढस बांधे हुए लोगों ने यहाँ पर मेहनत की। संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हरीश, एक बात तो है कि तकरीबन 45 घंटे का वक्त हुआ और लगातार पहले एक बड़ी सुरंग बनाई गई, उसमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बाद में पता चला कि लोकेशन नहीं मिल पा रही है मयंक की। उसके बाद एक दूसरी टनल बनाई गई। हिम्मत नहीं हारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, लगातार उसे ट्रेस करने की कोशिश में जुटे रहे सभी। बिल्कुल रेनू, चूंकि जिस तरीके से पूरा वाकया निकलकर सामने आया था वाकई हैरान कर देने वाला था। मेरे ख्याल से रीवा की यह पहली घटना है और इतनी बड़ी घटना थी कि हालांकि बोरवेल की जो गहराई थी 60 फीट आकी जा रही है, ऐसे में पहली सुरंग बनाई गई थी जिसके जरिए दावा किया गया था कि बोरवेल तक पहुंच पाएंगे, लेकिन वो बड़ी बात फैल हो गई थी। लेकिन उस सुरंग के बाद दूसरी सुरंग बनाई गई थी, जो सुरंग वह भी फैल हो गई थी। फिर प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद था। हरीश, क्या आपकी वहां पर जिला कलेक्टर से कोई बात हो पाई है? बिल्कुल रेनू, कलेक्टर जो है प्रतिभा पाल, वो लगातार यहाँ जब से घटना निकलकर सामने आई है उसके बाद से यहाँ मौके पर डटे थे और अभी तत्काल जब जैसे ही उसको बाहर निकाला गया है उसके ठीक बाद उसे लेकर एम्बुलेंस वाहन से मयंक को भिजवाया गया है हॉस्पिटल के लिए और उसके ठीक पीछे जो है तो कलेक्टर प्रतिभा पाल भी उनके साथ गई हुई है। तो समझा जा सकता है कि कलेक्टर तो पूरे मामले में बिल्कुल गंभीर थे और यही कारण है कि जब एक बार गड्ढा खुदाई हुई, एक बार सुरंग बना, ऑपरेशन फेल हुआ, इसके बाद दूसरा सुरंग बनवाया गया। और इस वक्त एक और बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में, मयंक को निकाला जरूर गया लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गया। अब मासूम बच्चा, हालांकि जब गिरा था तो गुहार लगा रहा था कि उसको बाहर निकाल लिया जाए। 45 घंटे बहुत होते हैं कि एक मासूम बच्चा जो कि अंदर शायद सांस भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि जैसा पहले भी टीम ने बताया कि वहां पर पानी का स्तर ज्यादा था, दलदल था, लेकिन एक उम्मीद थी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को कि मयंक को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मयंक को निकाला तो गया लेकिन मयंक की सांसें थम चुकी थी और मयंक जिंदगी की जंग हार गया। डॉक्टरों की टीम ने जांच की, परीक्षण किया और उसके बाद ये साफ किया कि मयंक नहीं बच पाया है। जब वो गड्ढे में गिरा, सांस ना ले पाने की वजह से
उसकी जान गई है। और पहले भी जैसा कि न्यूज़ 18 लगातार बता रहा था, थोड़ी सी संशय थी, शंका थी कि वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। हमने बार बार वो तस्वीर भी आपको दिखाई और बताया भी कि वहां पर जो बरसाती कीड़े हैं वो हिलते डुलते नजर आ रहे हैं, लेकिन मयंक का कोई भी मूवमेंट वहां पर नजर नहीं आ रहा है। और माता पिता तो पहले से ही व्याकुल थे और पहले से ही रो रो कर बुरा हाल था परिजन का, लेकिन एक उम्मीद, एक ढांढस बंधा हुआ था रेस्क्यू टीम का। और जब मयंक को बाहर निकाला गया तो भी यही आशा थी कि वो सुरक्षित रहे, वो सांस ले, जब परीक्षण होगा उसके बाद उसको जो उचित इलाज होगा वो दिया जाएगा, शायद वो जिंदा हो। लेकिन ये दुखद खबर है कि जिंदगी की जंग मासूम हार गया। नन्हा बच्चा था और कब तक इस लड़ाई में टिक पाता, जाहिर सी बात है जहां पर सांस ना होगी वहां पर तो इंसान भी नहीं टिक सकते। वो तो मासूम बच्चा था जिसे पता था कि वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया है और वहां से अब उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। जब वो गिरा था तब वो गुहार लगा रहा था, उसके दोस्त ने सुना था, उसके दोस्त से हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की थी, जब वो बोल रहा था कि मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे यहां से जल्दी बाहर निकालो। लेकिन काफी मशक्कत लग गई। गड्ढा ज्यादा गहरा तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उस तक पहुंच पाना रेस्क्यू टीम के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। और जब रेस्क्यू टीम ने मयंक को दूसरा टनल बनाने के बाद बाहर निकाला तो सभी के मन में ये दुआएं, ये प्रार्थना ईश्वर से कि वो सांसें उसकी चलें, लेकिन दुखद ये कि मयंक नहीं बच पाया। और संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गए हैं। हरीश, नन्हा बच्चा नहीं टिक पाया, जिंदगी और मौत के बीच में झूलता रहा और आखिरकार हार गया। तो न सिर्फ परिजन बल्कि पूरे ग्रामीण इस वक्त शोक की लहर। और संवाददाता हरीश एक बार फिर से जुड़ गए। हरीश, नन्हा बच्चा था, 45 घंटे बहुत होते हैं सांसें थामने के लिए, और कब तक वो अपने आप को थाम पाता, आखिरकार हार गया वो। बिल्कुल रीनू, बिल्कुल इसको कहा जा सकता है कि मयंक जो है वो अपनी जिंदगी से जंग जो है वो हार गया है। यही कारण है कि चूंकि 45 घंटे का बहुत लंबा वक्त होता है, और सबसे बड़ी बात पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जब जो कैमरे के जरिए निगरानी की बात की जा रही थी कि मयंक की निगरानी की जाए, तो उसकी निगरानी भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके एक बोर के अंदर मलबा आ गया था। और यही कारण है कि हालांकि ऑक्सीजन की सप्लाई तो स्वास्थ्य विभाग का अमला जो है तो बराबर करता रहा, लेकिन जो मलबा आ गया था जहां कीड़े नाच रहे थे, वही कारण है कि जो ऑक्सीजन यहाँ से स्वास्थ्य विभाग दे रहा था तो मयंक तक नहीं पहुंच रहा था। वो सिर्फ जो कीड़े थे बोरवेल के अंदर और जो मलबा था वहीं तक सिमट के रह गया। यही कारण है रीनू कि मयंक जो है अपनी जिंदगी से जंग हार गया है। बिल्कुल, और हमने बार बार वो तस्वीर भी साझा की थी और बार बार इस बात का जिक्र भी किया था हरीश कि वहां पर कीड़े मकोड़े जरूर हिलते उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मयंक को मूवमेंट नहीं कर रहे। और तभी से ये एक शंका थी, एक डर था मन में। परिजन तो पहले से ही रो ही रहे थे कि अब मयंक की सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब ये बहुत ही दुखद खबर है कि मयंक नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आपका हरीश तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे, बात करेंगे नर्मदापुरम से बड़ी खबर की, जहां एमपी में कांग्रेस को एक बार